तो वर्ल्ड नाउ में आज बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर से दहल उठी। रूस ने अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक हमले को अंजाम दिया है। मिसाइलें, ड्रोन, घंटों तक सायरनों की गूंज। पूरी रात कीव और उसके आसपास के इलाके जंग का मैदान बने रहे। रात अंधेरी थी और आसमान से बरसती मौत। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर भीषण हवाई अटैक किए हैं। मिसाइलें, ड्रोन के हमले इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि पूरा का पूरा शहर हिल गया। कई घंटों तक ये कहा जाए कि एयर स्ट्राइक, एयर रेड अलर्ट जारी करता रहा। लोग बंकरों में दुबके रहे, यहाँ पर बिजली गुल रही और आम जिंदगी पूरी तरह से ठप रही। यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, समझिए आसपास के जो रिहायशी इलाके थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। रूस की रणनीति पूरी तरह से क्लियर कट है। डर पैदा करो, दबाव बनाओ और यूक्रेन को झुकाओ। और इसी रणनीति के तहत रूस लगातार एक्शंस को अंजाम दे रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में नया उबाल किस रूप में आया, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो अभी हाल ही में किया गया। 500 से ज्यादा ड्रोन रूस की तरफ से दागे गए। 40 मिसाइलें दागी गई। किस जगह पर? कीव पर। कीव को पूरी तरह से दहला कर रख दिया। और ये समझिए कि ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं था, ये हमला रिहायशी इलाकों पर था। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ और इस अटैक में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब हमले में जानकारी ये है कि कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कीव में हवाई हमले से भारी तबाही मचने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का पुतिन पर तीखा हमला यहां पर जरूर नजर आता है। पुतिन को ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैन ऑफ वॉर। ज़ेलेंस्की की दुनिया से कड़ी कार्रवाई की एक तरह से अपील दुनिया से करते हुए नजर आते हैं ज़ेलेंस्की। वो ये कहते हैं जिस तरह से मैन ऑफ वॉर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर को सिर्फ बढ़ावा देता है, वॉर को अंजाम देने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग को लेकर जिस तरह से बयानबाजी है वो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से बड़ा हमला हुआ, ये कीव का हम आपको हाल बता रहे हैं। रूस की तरफ से 500 से ज्यादा ड्रोन, कई मिसाइलें दागी गई। और देखिए रिहायशी इलाकों पे, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स जहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे, कई परिवार रहते थे, उन इलाकों को टारगेट किया। वो पूरा इलाका यहाँ पर बर्बाद नजर आता है। जैसे ही यहाँ पर अटैक होता है, चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें नजर आती हैं और उन आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यूक्रेन की लगातार जुटी हुई है। आप देखिए यहाँ पर कई गाड़ियां, चाहे बात फायर ब्रिगेड की हो या फिर इसके अलावा डॉक्टरी सपोर्ट की। जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि कई परिवार इन इलाकों में रहते थे जिन इलाकों पर पुतिन ने टारगेट किया, उनकी सेना ने टारगेट किया और उसके बाद में हालात आपके सामने हैं। अभी तक की जो पूरी लड़ाई सेना वर्सेस सेना की नजर आती थी, लेकिन कीव पर जिस तरह से बड़ा हमला किया है या पुतिन की सेना ने, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अब आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मैन ऑफ वॉर बताया और दुनिया से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें रोका जाए। ज़ेलेंस्की का ये साफ संदेश है कि ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं रहा, ये युद्ध हो चुका है इंसानियत पर। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइलों से रूस के हमले लगातार दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं और निशाने पर बार बार है यूक्रेन की राजधानी कीव। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं है, वो है अमेरिका दौरे पर। अमेरिका दौरे की तैयारी, मुलाकातें हो रही हैं। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। आज ये मुलाकात होगी। इस मीटिंग में युद्ध रोकने की संभावित शांति योजना और यूक्रेन के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। लेकिन आखिर ये मुलाकात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? इस मुलाकात में क्या खास रहने वाला है? आइए वो मैं आपको बताती हूँ। पहले समझिए मुद्दा और चर्चा में क्या होगा, इन 2 हिस्सों में समझिए। दरअसल 20 बिंदु शांति योजना है रूस और यूक्रेन के बीच में जारी इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन अंतिम रूप देने और अमेरिका यूक्रेन की सहमति बनाना
इस दौरान सबसे बड़ा चर्चा का हिस्सा रहेगा, ये बात कही जाती है। लेकिन दूसरी और एक और अहम बात है सुरक्षा गारंटी, क्योंकि बार बार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अब भविष्य में रक्षा और सुरक्षा अनुबंध अब किस तरह से किया जाएगा, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या प्रस्ताव देते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस रूप से आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक समझौता, वो भी एक ज़ेलेंस्की बार बार अपनी तरफ से उठा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा माना जा रहा है कि इस चर्चा में पुनर्निर्माण और सहयोग मॉड्यूल पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे जंग का जो एक बड़ा हिस्सा है डॉनबास और अन्य क्षेत्र, जो लगातार रूस की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि वो रूस का रहे, वो रूस का रहेगा, और यूक्रेन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि उसे नहीं छोड़ा जाएगा। कब्जे वाले इलाकों की स्थिति पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी इस बैठक में। अब समझिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर भी माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से मुद्दा उठाएंगे। नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर वही माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा सीज फायर और जनमत संग्रह पर बार बार जोर देने की बात यहां पर ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है युद्ध विराम और लोगों की मंजूरी को प्राथमिकता जरूर इस दौरान चर्चा में की जाएगी। तो ये आपको कहा जाए कि मोटे तौर पर, फौरी तौर पर ये चर्चा का एक मुख्य एजेंडा है जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि 20 जो बिंदु हैं पीस प्लान के, उस पर चर्चा की जाएगी। पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जंग लगातार जारी है। करीब हर दिन दोनों देशों की ओर से ड्रोन, दोनों देशों की ओर से मिसाइल अटैक होते हैं। और इसी बीच एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बैठक होने जा रही है। अब ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंच चुके हैं, वहां से वो अमेरिका के फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। फ्लोरिडा के पाम बीच पर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत होगी। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है, कैसे पिछले 4 सालों से चल रहे युद्ध को खत्म किया जाए। हालांकि इस बार इस बैठक में 20 पॉइंट पीस प्लान पर बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की की माने तो 20 सूत्रीय योजना यानी कि पीस एग्रीमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है, 90% काम हो चुका है। दरअसल यूक्रेन शांति योजना का एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया गया था। पहले का जो ड्राफ्ट था उसमें 28 सूत्रीय योजना थी, जिसके कई बिंदुओं पर यूक्रेन सहमत नहीं था। अब उसको और भी ज्यादा दुरुस्त करके उसे 20 सूत्रीय किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो मुलाकात होगी, क्या उसमें ज़ेलेंस्की इस पर सहमति जताते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये पीस प्लान है क्या। 20 पॉइंट में आपको समझाते हैं कि पीस प्लान क्या है। देखिए, यूक्रेन को पूर्ण रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य माना जाए, इस दौरान इसका हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच में स्थायी गैर आक्रामकता समझौता लागू होगा। इस 20 सूत्रीय मांगों के साथ में इस पीस प्लान का एक तरह से प्रमुख हिस्सा है। तीसरी बात जो है, सैटेलाइट आधारित प्रणाली से फ्रंट लाइन की निरंतर निगरानी होगी। ये बात भी इस दौरान इस पूरे पीस प्लान में की गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक सुरक्षा गारंटी मिले, इस पर एक तरह से फोकस रखा जाएगा। शांति काल में यूक्रेन की सेना 8 लाख तक सीमित रहेगी। वहीं अमेरिका, नाटो और यूरोप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा देंगे। इस दौरान ये भी तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। इसके अलावा रूस के हमले पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध लागू होंगे, इस पर भी एक तरह से फोकस किया गया है। यूक्रेन के पहले हमले पर सुरक्षा गारंटी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये भी इस दौरान इसका हिस्सा है। यूक्रेन का जो मौजूदा द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता है उसे जारी रखा जाएगा। रूस अपने गैर आक्रामक रुख को कानून बनाकर मंजूरी देगा। यूक्रेन को भविष्य में यूरोपीय संघ की सदस्यता दी जाएगी। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाएगा। टेक्नोलॉजीज या एआई और डेटा सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण होगा। वर्ल्ड बैंक की मदद से $800 बिलियन का फंड जुटाया जाएगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड समझौते की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन और परमाणु हथियार न रखने की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराएगा, ये माना जा रहा है। वहीं ज़ैपोरिज़िया प्लांट और खार्कोव डैम पर नियंत्रण तय किया जाएगा। जो कब्जे वाला इलाका है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात की जाएंगी। समझौते के बाद में तुरंत युद्ध विराम और राष्ट्रपति चुनाव होंगे। तो ये 20 बिंदु वो थे
जो एक तरह से इस पीस प्लान का हिस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ पीस प्लान की बात होती है, दूसरी तरफ हमले हो जाते हैं और इसीलिए अब हमलों के बाद में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या बातचीत से पहले ताकत दिखाने का संदेश दिया गया है? ज़ेलेंस्की इससे पहले कनाडा में नाटो और यूरोपीय नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहां पर भी संदेश साफ था, यूक्रेन को सिर्फ सहानुभूति नहीं, ठोस सुरक्षा समर्थन चाहिए। अब निगाहें टिकी हैं मारे-लागो मीटिंग पर। क्या वहां पर से शांति की कोई ठोस राह निकलेगी या फिर यह हमला आने वाले और बड़े टकराव का संकेत है? उधर जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके ऑफिस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाकायदा पुष्टि की है कि रूसी अधिकारी इस बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि संवाद को जारी रखने पर सहमति बनी है और रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास इलाके में बाकी बचे इलाकों को छोड़ दे। वो इसे शांति की शर्त बताता है। डोनबास इलाका लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिलाकर बनता है, समझिए। इसमें लुहांस्क का जो ज्यादातर हिस्सा है उस पर रूसी बलों का नियंत्रण है, जबकि डोनेट्स्क का जो इलाका है उसका करीब 70% इलाका भी उनके कब्जे में है। अब डोनबास आखिर क्या है, डोनेट्स्क और क्या है? लुहांस्क क्षेत्र जिन्हें संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है, आइए वो मैं आपको बताऊं। दरअसल डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र जिन्हें संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है, डोनबास के रूस के साथ में गहरे ऐतिहासिक संबंध माने जाते हैं और ये सोवियत काल की विरासत का एक तरह से हिस्सा है। 19वीं सदी से लेकर सोवियत काल तक डोनबास औद्योगिक केंद्र एक तरह से रहा। कानूनी तौर पर डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, रणनीतिक और आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ टैंक्स या फिर मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु कार्ड खेलते हुए दुनिया को सीधे सीधे खुली चुनौती दे दी है। बेलारूस जो अब तक पर्दे के पीछे था, अब वो सीधे न्यूक्लियर गेम का मोहरा बन चुका है। रूस ने यहाँ पर परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है, क्या पुतिन पश्चिम को डराना चाहते हैं या फिर ये यूक्रेन को घुटनों पर लाने की एक तरह से आखिरी कोशिश है? नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका और यूरोप इसे सीधे सीधे न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके रूस यूरोप पर सीधा दबाव बनाना चाहता है, लेकिन खतरा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। अगर न्यूक्लियर संतुलन बिगड़ता है तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। एक तरफ युद्ध की आग है, दूसरी तरफ परमाणु धमकी है। दुनिया सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। लेकिन समझिए कि जिस तरह से मिसाइल का जिक्र है, ओरेश्निक मिसाइल, और यूरोप के बारे में समझिए। रूस का नया खौफ है दरअसल ओरेश्निक। ये क्या है? रूस के अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि IRBM इसे कहा जाता है। RS-26 रूबीज प्लेटफॉर्म पर यह तैयार है, उस पर आधारित एक तरह से मानी जाती है। रफ्तार जो रडार को चकमा दे दे, इसकी स्पीड है मैक 10+। रडार ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन है, यानी कि अगर ये टारगेट को क्रॉस करते हुए भी निकलती है तो उसको रडार पर पार पाना भी पूरी तरह से मुश्किल है, ये कहा जाए नामुमकिन है। रेंज जो महाद्वीपों तक पहुंच सके, ये उसकी खासियत है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की ये क्षमता रखती है, यानी कि पूरे यूरोप तक मारक क्षमता इस मिसाइल की मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण और चिंता की बात पश्चिमी इलाकों के लिए, पश्चिमी ठिकाने भी इसके टारगेट पर आसानी से रह सकते हैं। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसकी विनाशक क्षमता क्या है वो भी जरा समझिए। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। क्लस्टर सब म्यूनिशन का विकल्प एक तरह से इसे माना जा रहा है। क्या डिफेंस सिस्टम ये फेल कर देती है तो अमेरिकी थर्ड और एजीस को भेजने की क्षमता भी है? इसका जवाब ये है। इतना ही नहीं, बल्कि मिसाइल डिफेंस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत गंभीर खतरा अन्य देशों के लिए है। अब इसका नाम कभी समझ लीजिए कि इसका ओरेश्निक का मतलब क्या है। ओरेश्निक का मतलब है, रूस में ओरेश्निक का मतलब है हेजल ट्री, और हेजल ट्री वॉरहेड के फैलाव और तबाही का संकेत इससे लोग यहाँ पर मानते हैं। तो ये तो समझ गए आप। रूस ने नवंबर 2024 में
यूक्रेन के खिलाफ पारंपरिक हथियारों से लैस ऑरिशनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। और ये जो आप मेरे ठीक पीछे तस्वीर देख रहे हैं ना, दरअसल ये इसी का एक नमूना है, ये उसी की तस्वीर है। ये है ऑरिशनिक मिसाइल। ये जिस तरह से उसका प्रदर्शन किया गया, हथियारों से लैस ऑरिशनिक मिसाइल, इसका परीक्षण जब किया गया, परीक्षण के साथ ये बड़ा प्रदर्शन था पूरी दुनिया के लिए। पुतिन ने इस बीच बड़ा दावा ये किया कि जो मिसाइल है ये मैक 10 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है और इसे रोक पाना लगभग असंभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही साफ कर चुके थे कि ऐसी मिसाइलों को बेलारूस में तैनात करना चाहते हैं। हालांकि अब तक उनकी सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई, सिक्योरिटी रीजन से, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या आने वाले वक्त में साल 2026 ये ऑरिशनिक मिसाइल रूस और यूक्रेन के लिए एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा और क्या रूस की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर जिस तरह से बैठक हो रही है ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसके बाद में आखिरकार 2026 रूस और यूक्रेन के बीच में शांति लेकर आएगा, ये देखने वाली बात है।